सो गाइज, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। और आज आपका एक नया टॉपिक सीड साइंस जो कि हम स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि बेसिक यूनिट जो भी है हमारे क्रॉप को प्रोडक्शन करने की जब बात आती है तो उसकी जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? आपकी सीड होती है। सीड से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीड की जब आपकी सोइंग कर दी जाती है, सीड की जब सोइंग कर दी जाती है तो उसके बाद क्या होता है? आपका जो है, आपका सीड से ही प्लांट आपका प्रोपेगेट होता है, ग्रो करता है, और उसी से एक नया प्लांट आपका बनता है और प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। तो जब कोई भी चीज़ है इनिशियल में, है ना, जो आपका एक बेसिक यूनिट है, अगर वही आपका हेल्दी नहीं है तो डेफिनेटली प्लांट भी आपका हेल्दी नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों ने कोई भी एक घर बनाया है ना, उस घर को बनाने में जो आपने सीमेंट यूज़ किया, उस सीमेंट में अगर आपका मजबूती नहीं है तो क्या घर आपका मजबूत होगा? कभी नहीं होगा। वही बात है, आपका जो सीड है अगर वो बेटर नहीं है, उसमें क्वालिटीज़ नहीं है, उसके जो आपके जेनेटिक पैरामीटर्स हैं वो आपके लो हैं, जेनेटिक क्वालिटी आपकी लो है, तो उस केस में आपका प्लान प्रॉपरली प्रोपगेट नहीं कर पाएगा। और ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि सीड की मैच्योरिटी के लिए, सीड के प्रॉपर प्रोपगेशन के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हमें ये नीड है कि सीड का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम लोग जब बात करेंगे कि सीड क्या है, सीड के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, सीड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और सीड के रिलेटेड जो आपकी सीड की क्लासेस है, या सीड का जो आपका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो हम उसको स्टोरेज करते हैं वो हमारा क्या है, या फिर उसके बाद जो हमारा डोरमेंसी है और डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि सीड क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीड? सीड अगर आप लोग नॉर्मली बोलोगे तो आप बोलोगे कि सर जो फ्रूट है उसके बीच में से एक छोटा सा आपका जो भी है वो सीड निकलता है, और जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक नया प्लांट प्रोपेगेट करते हैं। लेकिन अगर आप साइंस की लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश करोगे तो सीड जो होता है वो आपका, मॉडर्न साइंस में हम लोग बोलते हैं कि प्लांट का कोई भी ऐसा पार्ट जिससे हम लोग एक नया प्लांट बना सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? सीड होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोगों ने अगर प्लांट है उसकी कटिंग को यूज़ किया और एक नया प्लांट प्रोपेगेट कर लिया, तो वो भी क्या है? आपका सीड है। अगर आप लोगों ने उसका कॉम्स को यूज़ किया, या स्टेम की कटिंग को यूज़ किया, या फिर रूट की कटिंग को यूज़ किया, किसी भी प्रकार से अगर आप प्रोपेगेशन कर रहे हो तो वो हमारा क्या हो गया? उसका सीड हो गया। लेकिन आपका ट्रू सीड या बोटेनिकल सीड जो वर्ड आएगा वो हमारा मैच्योर ओव्यूल ही होता है। क्या होता है आपका? मैच्योर ओव्यूल। आप सब लोगों को याद होगा, हम लोग जब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप की बात कर रहे थे तो उस टाइम आपको बताया था कि क्रॉप को क्लासिफिकेशन किया जाता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल प्रोपेगेशन के बिहाफ पर। सेक्सुअल के अंदर हम लोगों ने फ्लावर देखा था, और फ्लावर के अंदर हम सब लोगों ने उसके मेल और फीमेल पार्ट को ऑब्जर्व किया था। फीमेल पार्ट में आपको याद होगा कि हमने देखा कि उसके अंदर आपका जो फीमेल पार्ट है उसमें ओवरी था, और ओवरी के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल होता है। क्या होता है आपका? ओव्यूल होता है। देखिए, जब बोटनी आप लोग पढ़ते हो, जिन लोगों ने बोटनी पढ़ी हुई है वो लोग अच्छे से जानते हैं कि आपका हर एक फ्रूट में, है ना, जितने भी फ्रूट होते हैं उनमें सीड आपका अलग अलग जगह पर अलग अलग फ्रूट में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मटर की बात करें तो सब लोगों ने मटर खाई होगी, आप सब लोगों ने पी को सब लोगों ने खाया होगा। पी, जब हम लोग पी को छीलते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से आपकी यहाँ पर जो है, इसमें यहाँ पर आपके सीड कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं। कभी ऑब्जर्व किया होगा? पी का जो पोड है अगर आप लोग उसको क्या करोगे, ब्रेक डाउन करोगे, तो उसमें आपका कुछ इस प्रकार से, अब ये सीड देखिए इसमें यहाँ प्रेजेंट है। लेकिन आप लोगों ने कभी चिकपी को खाया है? चिकपी, अगर आप चिकपी को कभी भी मतलब देखोगे, जी, अभिजीत प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर लीजिए। और काफ़ी बच्चे, एक सेकंड रुकिए यार। अगर मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी लोगों तक, प्लीज़ एक बार बताइए, क्या मेरी आवाज़ सब लोग सुन पा रहे हैं अच्छे से? जी, ठीक है।
तो डियर ऐसा है कि बैकग्राउंड में आपके जो नॉइस है, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है उसको बंद कर लिया करें, क्योंकि वो आपके लिए प्रॉब्लम है, बाकी क्लास को भी डिस्टर्ब करता है। ठीक है, कई बार यहाँ से साउंड कम होती है तो आपकी आवाज़ हम तक तो नहीं आती है, लेकिन आपस में आप लोग डिस्टर्ब करते हो। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था कि आपका सीड यहाँ पर प्रेजेंट है, उसी प्रकार से चिकपी का अगर आप लोग देखोगे तो कुछ इस प्रकार से होता है, और उसके अंदर यहाँ पर आपका सीड प्रेजेंट होता है, एक या दो, है ना। और ये जो सीड प्रेजेंट होता है ओपनली, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो सीड है वो अलग जगह पर प्लेस है, उसमें अलग जगह पर प्लेस है। मैंगो सब लोगों ने खाया होगा, उसके अंदर बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है। उसी प्रकार से आप लोगों ने जो ग्रेप्स आते हैं, अब ग्रेप्स के अंदर आप लोगों ने सीड देखे हैं क्या? देखो, ग्रेप्स आपके सीडलेस भी होते हैं और सीड वाले भी होते हैं, दोनों को देखा होगा आपने। तो जो सीड वाले आपके ग्रेप्स होते हैं, जो देसी जिनको अंगूर भी बोल देते हैं हम लोग, उनके अंदर बीच में सीड प्रेजेंट होता है। तो आपका टमाटर में सब लोगों ने बीज देखा होगा, वाटरमेलन में सब लोगों ने बीज देखा होगा। हर एक में अपना बीज का जो स्थान है वो अलग अलग है, हर एक में बीज अपना अपना अलग अलग जगह पर प्रेजेंट है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन। अगर ये वर्ड कभी आपने सुना होगा, प्लेस मतलब जहां पर आपका सीड रखा हुआ है, प्लेसेंटेशन वो प्लेस होता है जहां पर आपका सीड क्या है? प्रेजेंट है, अवेलेबल है। तो ये आपका सीड का प्रोडक्शन है, जो कि अलग अलग फ्रूट में अलग अलग प्रकार से होता है, अलग अलग प्रकार से होता है, लेकिन उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो सेम होता है। सबसे पहले पोलन क्या करेगा? आपका पोलन से स्पर्म न्यूक्लियाई जनरेट होगा, और वो आपका यहाँ पर फर्टिलाइज करेगा, और उससे आपका एम्ब्रियो बनेगा, और वही क्या करता है? सीड को आपका फॉर्म करता है, क्रिएट करता है। ठीक है, और ये आपका बनता कहाँ है? ओव्यूल में बनता है। इसीलिए हम लोग मैच्योर ओव्यूल को ही क्या बोलते हैं? आपका सीड बोलते हैं। समझ में आ गया? तो मैच्योर ओव्यूल, ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट है जहां पर सीड क्या हो रहा है? आपका फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए कि सीड क्या है। सीड हमारा बोटेनिकली क्या हुआ? मैच्योर ओव्यूल। और वैसे मॉडर्न साइंस में सीड क्या हुआ? कोई भी प्लांट का पार्ट जिससे हम लोग एक नया प्लांट बनाते हैं, वो हमारा क्या है? सीड है। चलिए, खत्म करते हैं इन सब बातों को। अब हम आते हैं मेन फैक्ट के ऊपर। सीड और ग्रेन, ये दो शब्द आपने सुने होंगे, एक ग्रेन होता है, एक सीड होता है। ग्रेन जो है वो आपका जो भी आप लोग कंज्यूम करते हो, फूड ग्रेन, याद होगा हमने पढ़ा था कि फूड ग्रेन क्या होते हैं? केवल सीरियल्स और पल्सेस को ही हम लोग क्या मानते हैं? फूड ग्रेन कंसिडर करते हैं। मैंने क्या बोला? केवल आपका सीरियल्स और जो यहाँ पर पल्सेस हैं उन्हीं को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? फूड ग्रेन कंसिडर करते हैं। तो सीरियल्स की बात का अगर हम करें तो इनमें जो आपका ग्रेन होता है वो हम कंज्यूम यानी कि खाने के लिए भी यूज़ करते हैं, और उसको अगले साल क्रॉप को प्रोपेगेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। कई बार आपने देखा होगा वीट जो आपके घर में प्रेजेंट था, उसी को आपके पापा या आपके दादा या चाचा ने क्या कर दिया था? उसकी सोइंग कर दी थी, तो वो हमारा क्या हुआ? सीड के लिए पर्पज़ यूज़ हो गया। तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि क्या हम सीड को एज ए ग्रेन यूज कर सकते हैं या एज ए ग्रेन को सीड यूज कर सकते हैं? तो याद रखना, जो हमारा ग्रेन प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग एज ए सीड यूज कर सकते हैं। वो होता बोटेनिकली आपका क्या है? सीड ही है, लेकिन जो यहाँ पर बोटेनिकली जो आपका सीड है उसको हम लोग ग्रेन पर्पस के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। लेकिन क्या सारे के सारे जो सीड है उनको ग्रेन पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि अलग अलग क्रॉप में अलग अलग क्या होते हैं? आपके सीड होते हैं। लेकिन जो आपके सीरियल फैमिली से बिलोंग करने वाले फूड ग्रेन्स हैं उनको हम लोग एज ए ग्रेन पर्पस के लिए यूज करते हैं, खाने के लिए, कंजप्शन पर्पस के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो यहाँ पर उनमें दोनों में मेन डिफरेंस या उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है? बोला जाता है कि ग्रेन कभी भी आपका केमिकल, इंसेक्टिसाइड या आपका फंगीसाइड के द्वारा ट्रीट नहीं किया जाता, लेकिन आप लोग सीड को क्या करते हो? ट्रीटमेंट करते हो। किससे? फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड या फिर राइजोबियम से। उसके बाद आपका सीड जो होता है उसके लिए जेनेटिक प्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन ग्रेन के लिए जेनेटिक प्योरिटी आपकी ज़रूरी नहीं होती है। जिस प्रकार से एक सीड में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट में आपका याद होगा हमने पढ़ा था एम्ब्रियो होता है, और एक आपका क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। हिंदी में बात करूं तो भ्रूण और भ्रूण पोष, है ना। तो आपका यहाँ पर जो एंडोस्पर्म है ये फूड कैरी करता है, और ये हमारा यहाँ पर इसके अंदर जो मेन उसका एम्ब्रियो है उसको हम कैरी करता है, यानी कि जिससे प्लांट बनेगा। तो आपका सीड के लिए कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है? आप खुद बताओ। सीड के लिए मेन पार्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है? एम्ब्रियो। और फूड के लिए कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है? आपका एंडोस्पर्म।
ठीक है। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर एज ए ग्रेन पर्पज और एज ए सीड पर्पज। सो फॉर सीड पर्पज एम्ब्रियो इज इंपॉर्टेंट, फॉर ग्रेन पर्पज एंडोस्पर्म इज इंपॉर्टेंट, एंड नेक्स्ट थिंग एम्ब्रियो जो है वो आप सीड जो है उसको हम लोग ट्रीट करवा सकते हैं केमिकल से, लेकिन आपका फूड ग्रेन को कभी भी ट्रीट नहीं करवा सकते। सीड एक्ट में आएगा, फूड ग्रेन फूड एक्ट में आएगा, ठीक है। तो ये आपके मेजर डिफरेंस है जिनको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आप लोग जब भी अब इनको पढ़ोगे तो आपके नोट्स में इनको दिया गया है, एक आपका क्या है ग्रेन है और एक आपका क्या है सीड है। सो हम लोगों ने क्या बोला, सबसे पहले इसके लिए क्या है जेनेटिक प्योरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां पर जेनेटिक प्योरिटी क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या करते हैं फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम से ट्रीट नहीं करवाते हैं, लेकिन ये हमारा क्या होता है इन तीनों से ही ट्रीटमेंट किया जाता है। और आपका सीड ट्रीटमेंट का जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। पहले हम जो सीड है उसके ऊपर फंगीसाइड की आपकी कोटिंग करते हैं, दूसरी कोटिंग इंसेक्टिसाइड की होती है और तीसरी कोटिंग ऊपर क्या होती है राइजोबियम की होती है। हमेशा यही सीक्वेंस रखा जाना चाहिए, कभी भी सीक्वेंस को चेंज नहीं करना चाहिए फॉर इफेक्टिवनेस, है ना, किसके लिए आपका इफेक्टिवनेस के लिए। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या है आगे अगर हम बात करें तो आपका है कि इन दोनों का डिफरेंस आप लोग याद कर लोगे, आपके उसमें दिया गया है पीपीटी में, पढ़ लोगे, इतना ही है, उसको आप पढ़ लेना, कोई डाउट आए तो आप लोग क्या कर लेना उसको पूछ लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका सीड जो है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। सबसे पहले आपके सीड की बात ही हम कर रहे हैं तो उसके कैरेक्टर की बात करते हैं। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि किसी भी पर्सन को जानने से पहले उसके कैरेक्टर को जानना बहुत ज़रूरी है ना। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अपनी लाइफ में किसी पार्टनर को भी चूज़ करते हो तो सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरी है कि वो पर्सन कैसा है ना। कहीं वो रिलेशन में आप आने के बाद टॉक्सिक तो नहीं हो जाओगे, सारा दिन लड़ाइयाँ तो नहीं करोगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए कि वो पर्सन का बिहेवियर कैसा है, वो पर्सन का नेचर कैसा है। केवल उसका साफ दिखना या आपका सुंदर दिखना ही बेटर क्वालिटी है क्या, यस और नो, नहीं ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होंगे, आप देखोगे कि यार हाँ वो प्रॉपर जो आपस में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही है, आप रिलेशनशिप में ट्रस्टवर्दी कितने हो, आप जो है रिलेशनशिप के अंदर मतलब उसकी दोनों यानी कि टू वे से आपका रिलेशनशिप चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो चीज़ें आपकी क्या है इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से आपके सीड के अंदर भी कैरेक्टर होते हैं। अब सीड के कैरेक्टर क्या हैं, तो हम अपने फायदे के लिए जो चीज़ें देखेंगे उन्हीं को हम क्या मान लेंगे, इसके कैरेक्टर मान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या हमारा सीड बेटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए प्रोपेगेशन के लिए, बताइए जरा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जर्मिनेशन परसेंटेज, कि हमारे पास अगर 100 सीड हम लेकर आ रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग कितने सीड जर्मिनेट करने चाहिए, 100 के 100 करने चाहिए। लेकिन आपका वही बात है ना, जैसे जैसे इसके अंदर परसेंटेज घटता जाएगा वैसे वैसे हमारे लिए इसकी क्वालिटी क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे 100 सीड हम लोग लेकर आते हैं तो इसके अकॉर्डिंग अलग अलग सीड के अंदर आपकी जो है प्योरिटी परसेंटेज या जर्मिनेशन परसेंटेज जो होती है वो क्या होती जाती है, अलग अलग होती जाती है। उसी प्रकार से आपका सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इसका जर्मिनेशन परसेंटेज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, सीड हमारा ट्रू टू टाइप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ट्रू टू टाइप का मतलब पता है क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट टाइम में एक फैमिली है, आप लोग परिवार में जानते होंगे है ना कि आपके पेरेंट्स आपस में बातें करते हैं कि यार उनका जो लड़का है ना उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, तो डेफिनेटली उनके लड़के भी क्या होंगे, अच्छे होंगे, क्योंकि उन्होंने कैरेक्टर क्या दिए होंगे, उनको अच्छे दिए होंगे। ये शब्द कई बार हम अपनी फैमिलीज में सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, नॉर्मल बात है। हम क्यों इस चीज को मानते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि शायद वो पेरेंट्स ऐसे हैं तो ये भी क्या होगा, ऐसा होगा। वही बात सीड के साथ है। हम जिस वैरायटी से सीड लेकर आ रहे हैं, हम कई बार किसी के घर में जाते हैं या किसी रिश्तेदार के घर में जाते हैं तो हमने देखा कि उनके घर में बहुत अच्छा पौधा था और उसके ऊपर फ्रूट बहुत सारे लगे हुए थे। हम क्या बोलते हैं कि यार इसका सीड मुझे भी चाहिए या सेम प्लांट मुझे भी चाहिए। हम क्यों सेम प्लांट मांगते हैं कि यार हमारे घर में जो पौधा है ना उसके फ्रूट अच्छे नहीं है,
या वो फ्रूट मीठे नहीं है, या फ्रूट में क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी जीन के ऊपर डिपेंड करता है। और वही हमारा क्या कहलाता है? जेनेटिक प्योरिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक प्योरिटी। सो आपका यहां पर क्या लोग आप चेक करोगे? उसकी जेनेटिक प्योरिटी प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है। और जेनेटिक प्योरिटी के साथ आपका सीड अगर लेकर आ रहे हो और मैं उस सीड में क्या कर दूं? मिट्टी डाल दूं और आधा सीड निकाल लूं, आप लोग क्या करोगे? खुश होगे कि दुखी होगे? अरे बताओ, है ना? यार इतने क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हो, मेरे को लगता है तुम लोग सच में दुखी हो। किस चीज का गम है भाई? कौन छोड़ गया तुम्हें? बताइए जरा। क्या बात? कोई दिल का दर्द है? तो भाई तुम ऐसे मायूस है ना, ऐसे तो थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। अब मैंने क्या बोला? जेनेटिक प्योरिटी। और दूसरा हमने क्या बोला? अगर उस सीड में कोई भी दूसरा चीज आप मिक्स हो जाता है, फॉर एग्जांपल मिट्टी है, या जो हमारे ये मिट्टी होते हैं, या फिर आपका प्लांट का रेजिड्यू है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन मटेरियल बोलते हैं, है ना? फॉरेन मटेरियल मतलब एक तो सीड हमारा अपना था, लेकिन ये क्या हो गई? उसमें बाहर से आके ऐड हो गई, तो उसको हम फॉरेन मटेरियल बोलते हैं, और वो हमारा नहीं होना चाहिए, और उसी को हम लोग क्यों बोलते हैं? फिजिकल प्योरिटी। तो हमारा फिजिकल प्योरिटी भी क्या होना चाहिए? उसका ज्यादा होना चाहिए। और फिजिकल प्योरिटी के रिस्पेक्ट में कई बार क्वेश्चन आया है कि किस क्रॉप में फिजिकल प्योरिटी सबसे कम होती है। देखिए, कैरेट के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कैरेट का जो सीड होता है ना, वो ऑलमोस्ट प्लांट रेजिड्यू के इक्विवेलेंट होता है। उसके सीड जो होते हैं ना, बिल्कुल ब्राउन से और बहुत छोटे छोटे होते हैं। उसमें अगर प्लांट रेजिड्यू ऐड हो जाए तो उसको थोड़ा सा सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और उसी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आता है, तो सबसे कम जो फिजिकल प्योरिटी मानी जाती है वो किसकी मानी जाती है? कैरेट की मानी जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। और जितना सीड स्मॉल होगा उतना ही उसको सेपरेट कर पाना, ग्रेडिंग कर पाना थोड़ा सा क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। ठीक है। और आप लोगों ने यहाँ पर हम इसके जो ऑब्जेक्शनेबल वीड है उनको भी हम देखेंगे अभी। तो हम लोग बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल हम बोले कि ऑब्जेक्शनेबल वीड। ऑब्जेक्शनेबल वीड का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल ये वीड आपने सुने होंगे, एक तो ऑब्जेक्शन वीड होता है, एक मिमिक्री वीड होता है, एक रिलेटिव वीड होता है। सुना है आप सब लोगों ने इसके बारे में? चलिए, तो वीड जो होता है, वीड हमारा कोई भी एक अनवांटेड प्लांट होता है जो कि उस क्रॉप में ग्रो कर जाता है। अनवांटेड प्लांट मतलब जो हम नहीं चाहते थे कि ग्रो कर जाए। क्या आप लोग चाहते हो कि राइस के फील्ड में ऑटोमेटिकली जो है कॉटन के प्लांट, अरहर के प्लांट ग्रो कर जाएं? इज दैट यू वांट? नो, है ना? लेकिन हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो हमारी मर्जी से हम कुछ भी ग्रो करवा सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। लेकिन आप नहीं चाहते हो उस केस में वहां पर प्लांट ग्रो कर जाए, वो आपके लिए क्या है? वीड है। जो ह्यूमन के इकोनॉमिक रिटर्न में कहीं ना कहीं अगर पेस्ट का काम कर रहा, इकोनॉमिक रिटर्न में कहीं ना कहीं नुकसान काम कर रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा? आपका पेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं यहां पर। चलिए, तो समझ में आया इतना? तो मैंने क्या बोला आपका यहां पर? कहाँ था मैं? हाँ, वीड। अब हम आते हैं आपके मिमिक्री वीड और ऑब्जेक्शनेबल वीड के ऊपर। मिमिक्री, आप लोग मोदी जी की मिमिक्री सुनते हो, है ना? आपने सुना होगा आपके, है ना? या फिर किसी भी पर्सन की, कोई भी पर्सन अगर मिमिक्री कर रहा है मतलब उसके जैसा ही वो बोलने का काम कर रहा है। ऐसा ही प्लांट अगर फील्ड में ग्रो हो जाता है जो हमारे प्लांट के बिल्कुल जैसा दिखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिमिक्री वीड बोलते हैं। आपका वीट के अंदर आप लोगों ने सुना होगा जो ओट है ना, वो हमारा क्या होता है? एज ए वाइल्ड ओट जो है वो एज ए मिमिक्री वीड होता है। या फिर हमारा फैलरिस माइनर जो है वो क्या होता है? आपका मिमिक्री वीड होता है। आपका फैलरिस माइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट मिमिक्री वीड है वीट के अंदर, जिसको हम गेहूं का मामा या फिर गोली डंडा के नाम से भी क्या है उसको जानते हैं।
इसमें होता क्या है कि इनिशियल स्टेज में प्लांट आपका बिल्कुल सिमिलर दिखता है, केवल आपके जो प्लांट की रूट के जो पास का साइड होता है, वीट में जो होता है वो वाइट होता है, लेकिन फेलरिस माइनर में वो रेडिश कलर का होता है। और उसके बाद आपके जो लेग्यूल और ऑरिकल होते हैं उनका भी डिफरेंस होता है। आप लोग कभी अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि लेग्यूल जो है वो आपका किस में बड़ा होगा। लेग्यूल हमेशा और हमेशा याद रखना वीट में बड़ा होता है, और आपका फेलरिस माइनर में क्या होता है वो छोटा होता है। ओरिकल क्या होता है, एक अब ये लेग्यूल ओरिकल क्या है ये समस्या हो जाएगी ना, पता है किसी को? अबे ये क्या होता है पता है क्या? पता है अमेरिका? चल बता। हाँ बिल्कुल सही बोला। देखो यार आपको मैं बताता हूँ, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्टेम है और इस स्टेम में से लीफ ऐसे निकलता है, ये तो ऑब्जर्व किया होगा वीट के प्लांट में, है ना? तो लीफ जब ऐसे निकलता है तो कभी ध्यान करना, वी जो लीफ निकल रहा होता है ना जिस पोर्शन से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका ये स्टेम था और इस स्टेम से यहाँ से लीफ आपका अलग हो गया, ये यहीं से अलग होता है ना इस प्रकार से, तो यहाँ से जब अलग होता है ना तो इसमें एक इस प्रकार से एक शेप बनती है, इस शेप को हम लोग बोलते हैं ओरिकल, ठीक है? और ये ओरिकल कुछ में बड़ा होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से एनक्लोज्ड भी होता है, कई बार इस प्रकार से होता है, कई बार इस प्रकार से भी होता है, इतना सा भी होता है, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है। दूसरा आपका यहाँ पर जब लीफ निकलता है तो यहाँ पर एक ना मेम्ब्री, जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल, ठीक है? कभी भी अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे उसको हम लोग बोलते हैं लेग्यूल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? लेग्यूल बोलते हैं, ठीक है? तो ये आप लोग हमेशा ध्यान करना। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखा देता हूँ अभी, तुम कर क्या रहे थे भाई? तुम्हें कभी कुछ बताया कि नहीं बताया तुम्हारे वालों ने? हम्म। चलिए यहीं से देख लीजिए यार, जो भी है ये आपका क्या है, स्टेम है, और ये आपका लीफ निकल रहा है। तो इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि जो हमारा यहाँ पर लीफ है, इसका ये वाला जो पार्ट है ना, जो यहाँ पर आके एनक्लोज कर रहा है इसको, वो हमारा है ओरिकल। और जो यहाँ से एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये रहा, ये मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, है ना? जो लीफ और इसके साथ यहाँ पर अटैच है अच्छे से, ये हमारा क्या होता है, लेग्यूल होता है। इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, लेग्यूल बोलते हैं, ठीक है? तो इनका आपका जो है कई बार पूछा जाता है। और लीफ लेमिना तो आपको पता ही है कि ये हमारा लीफ लेमिना और लीफ ब्लेड होता है, ठीक है? तो इनको अच्छे से माइंड में होना चाहिए यार, ये नॉर्मल चीज़ें होती है, कई बार मतलब नहीं पता लगता, ठीक है? प्रैक्टिकली जब आप लोग फील्ड में नहीं होते हो या फिर इसको केवल कागज़ के ऊपर ये पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, कम से कम प्लांट को, एग्रीकल्चर को अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, और ये कोई दूर नहीं मिलेंगे आपको, प्लांट आपके आसपास में मिल जाएंगे, बहुत नज़दीक में मिल जाएंगे। और जितना आप इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करोगे उतना आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा, उतना इंटरेस्ट क्रिएट होगा पढ़ने में। अगर बोलते हैं ना कि इंटरेस्ट क्रिएट करना है, तो प्लांट का चलो ठीक है, आप ऑयल निकाल कर नहीं देख सकते हो, लेकिन आप जब गुजर रहे होते हो कई बार आपके आसपास में, तो आपने कई बार जो तेल निकालने वाली कुछ दुकानें देखी होंगी जिनके ऊपर निकल रहा होता है, आप वहाँ पर 2 मिनट खड़े होकर आ जाइए, आपका कोई ये नहीं है कि वो लोग आपसे कोई चार्ज कर लेंगे, डेफिनेटली कुछ नहीं बोलने वाले। आप उनको सिंपल बोलना कि सर हमें देखना है, 99% है कि वो नहीं रोकेंगे। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल जो घर से ही लड़ाई करके आते हैं, तो उनका इलाज नहीं है, ठीक है? वरना आपको कोई मना नहीं करेगा। दूसरा, आप कभी फील्ड में जाइए, फार्मर आपको बिल्कुल मना नहीं करेगा, कोई प्लांट आपके हाथ में होगा उसको आप आराम से देख सकते हो, ठीक है? अनटिल अनलेस आप प्लांट को उखाड़ना स्टार्ट नहीं करते वहां से, 1 या 2 प्लांट के लिए वो भी मना नहीं करेगा, लेकिन आप आम का पेड़ उखाड़ के लेके आ रहे हो तो डेफिनेटली वो पकड़ लेगा फिर आपको, ठीक है? तो वहां पर कहने का मतलब क्या है, आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हो अपने लेवल पर, और उससे
आपका फायदा ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने देखा कि लीफ हम लोग बोलते हैं जिसके अंदर हम ये आपका ओरिकल और आपका जो है लेग्यूल क्या होता है ना, तो उनको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। उसी प्रकार से मैंने बोला कि प्लांट के अंदर आपका कॉटन में आपको याद होगा मैंने बोला था कि फ्लावरिंग ब्रांच होती है जिसको हम लोग सिम्पोडियल ब्रांच बोलते हैं। तो अब आप फील्ड में जाके ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमने इसको ही फ्लावरिंग ब्रांच क्यों बोला। दो तीन ब्रांच आपकी ऐसी भी होंगी जिनके ऊपर कभी भी फ्लावर नहीं आता है, इसलिए हमने उनको क्या बोला, मोनोपोडियल और सिम्पोडियल ब्रांच बोलने का काम किया। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? तो उसको जब फील्ड में ऑब्जर्व करेंगे ना तब आपका एक तो लंबे टाइम तक याद रहेगा और एक वो आपको इस प्रकार से याद रहेगा कि कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। अभी कोशिश कर रहे हैं, शायद ऑफलाइन वालों को तो मौका मिल जाए। यहाँ पास में ना एक न्यू चंडीगढ़ में आपका जो है एक एरोपोनिक्स के लिए एक पर्सन है जो एरोपोनिक्स फार्मिंग कर रहा है, उसके साथ अभी बात की थी मैंने। तो वो हाँ तो कर चुका है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में वो आई थिंक सो बाहर है। सैटरडे संडे तक आ जाए तो अच्छी बात है, तो विजिट करके चलेंगे। ठीक है, छुट्टी है, जिसने जाना हो जाइएगा, नहीं जाना हो तो मत जाइएगा। लेकिन उसने अपना पूरा का पूरा सेटअप कर रखा है कि वो कैसे कर रहा है एरोपोनिक्स। अब एरोपोनिक्स हमने नाम जरूर सुन लिया, लेकिन हमने उसको अभी तक ऑब्जर्व आई थिंक सो प्रैक्टिकली किस किसी ने ऑब्जर्व देखा उसको बताइए। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, ये टेक्निक हम लोगों ने सुन ली, लेकिन वो पर्सन यहाँ न्यू चंडीगढ़ में रह के, एक शहर में रह के, और यहाँ के होटल्स को सप्लाई कर रहा है फूड। और हम लोग, हमारे पास गांव में इतने इतने बड़े लैंड है और हम होटल छोड़ो, हम तो गांव के पड़ोस में सब्जी नहीं दे सकते किसी को। रियलिटी है, ये फैक्ट है। लेकिन वो पर्सन और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से भी नहीं है वो, ठीक है, उसने बीए किया और फिर उसके बाद उसने जो है, अब क्या बताऊं, मेडिकल लाइन में दवाइयां बांट रहा है वो। और फिर उसके बाद बताऊं तो वो आपका ये काम कर रहा है साइड बाय साइड। लेकिन सोचने वाली बात क्या है कि उसने अपना लेवल इंक्रीज किया। आज प्रेजेंट टाइम में तुम सब लोग क्या कर रहे हो? अब देखो यहाँ पे ये बात जब जैसे ही बोलता हूँ ना, बहुत सारे बच्चों के बाद में कॉल आते हैं, तो सर हमें जॉब की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? भाई तुम जो जॉब की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें अपना माइंडसेट क्या क्रिएट कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। जॉब की तैयारी करने वाले सारे जॉब नहीं लगते हैं, ठीक है ना, ये माइंड में रखना। सारे लोग जॉब नहीं लगने वाले हैं। और दूसरी बात, आपका जो यहाँ पर सिनेरियो है कि हम लोग जो पढ़ते हैं, है ना, उसको हम इम्प्लीमेंट कितना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने क्या बोला, एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स। आने वाला टाइम अगर आप लोग ढंग से देखोगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का टाइम है। और अगर आप लोग अभी से अपना नुकसान करवा के उस फार्मिंग को स्टार्ट करते हो, अभी से नुकसान क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है 3 साल तक तो वो फार्मिंग अच्छे से करने में ले लेगा। और आपको पता होना चाहिए एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स ऑर्गेनिक फार्मिंग में एड ऑन नहीं होता, ठीक है। एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग तभी है जब तुम लैंड पे फार्मिंग करोगे, यानी कि कभी भी ये आपको कम्पीट नहीं कर पाएंगे, चाहे जितनी मर्जी फार्मिंग ग्रो कर ले। आपके पास लैंड है, जिन लोगों के पास, जिनके पास नहीं है उनका तो देखो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जिनके पास लैंड अवेलेबल है और जिनके पास पैसा भी है, उनके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है कि आप पहले इसको स्टार्ट करें। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे से ना 10 लाख ले लो, कोई है बीच में मीडिएटर तो काम करवा दो। भाई तेरे पास 10 लाख है, इसका मतलब तेरे पास आने वाले 2-3 साल के लिए स्टॉक है, और 2-3 साल तक तू वेट कर सकता है। तो इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्टार्ट करके अभी से मार्केटिंग तुझे क्रिएट करनी पड़ेगी। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मेरे लिए मार्केटर मेरे पास में आ जाए। जिस दिन मार्केटर तुम्हारे पास में आ गए ना, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारा फायदा या तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जिस दिन तुम्हें जाना पड़ रहा है, तुम्हें एक कनेक्शन क्रिएट करना पड़ रहा है, तुम्हें उस चीज को एस्टेब्लिश करना पड़ रहा है, तब तक मानकर चलिए कि तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा वो इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन जिस दिन ये भीड़ बढ़ गई, जिस दिन ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मर्स, क्योंकि देखो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। प्रेजेंट टाइम में आपको अगर बात करें, लास्ट जो रिपोर्ट थी उसमें हम लोग 9th पोजीशन पर थे वर्ल्ड में ऑर्गेनिक, जो यहाँ पर एरिया की बात करें इंडिया में। लेकिन अभी जो सिनेरियो था 2021 का, उसके अकॉर्डिंग हमारी पोजीशन 5th है ऑर्गेनिक फार्मिंग में एरिया। यानी कि आप 9th से किस पोजीशन पे आ चुके हो, 5th पे आ चुके हो। तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट पे आने पे टाइम नहीं लगेगा। और जिस दिन आप फर्स्ट पर आ गए, उस दिन ये समझ लेना कि आपका एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्वालिटी प्रोडक्शन करना और क्वालिटी आपको सप्लाई करना, ये बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। तो हम लोग अपना माइंडसेट क्या करते हैं ये बहुत जरूरी होता है। या फिर आप जॉब भी करते हो तो जॉब के साथ में ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप नहीं कर रहे हो, आपके पास में कोई है, उसको आप गाइड कर सकते हो, कैसे करना है वो भी गाइड कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए आप लोग खुद उसको अब यहाँ पर अगर हम बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग की थ्योरीज क्या है, उसके रिलेटेड सिनेरियो क्या है, आप लोगों ने कभी पढ़कर उसको देखा है अच्छे से? केवल प्रैक्टिकल बेसिस की बात, मैं सॉरी केवल आपकी थ्योरी की बेसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बेसिस पे कभी ऑब्जर्व किया उस चीज को? आप लोग वपशा बोलते हो, उसके अंदर जो है आपका मॉइस्चर कंटेंट को ऑब्जर्व, मॉइस्चर कंटेंट को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग वपशा यूज करते हैं नहीं करते हैं? तो वो होता क्या है? प्रैक्टिकली कभी फील्ड के अंदर उस मिट्टी को ऑब्जर्व किया है? नहीं किया। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उतना समय नहीं हमारे पास। क्यों नहीं है समय? क्योंकि अब यहां पर नेगेटिव मत लेना इस बात को, लेकिन रियल फैक्ट है कि हम लोग इंस्टाग्राम से भी हमें टाइम नहीं मिल रहा है, और फेसबुक से टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर आपका बाकी सोशल मीडिया से टाइम नहीं मिल रहा है। कभी कोई स्टार चला गया, कभी कोई और स्टार चला गया। यार दुनिया है, रोज जाएंगे, रोज आएंगे। तुम लोगों के लिए रो रहे हो, तुम लोगों को कब रुलाओगे? ऐसा भी तो होना पड़ेगा ना। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पीछे रोने वाले चार हैं या नहीं है? माँ बाप को छोड़कर बोलना, कोई नहीं है। देन व्हाट यू हैव डन इन दिस लाइफ? आप क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हो लाइफ में? तो टारगेट का आपका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो दुनिया की छोड़ो, कोई रोए ना रोए, लेकिन कम से कम इतना है कि आपने किया क्या लाइफ में, है ना? जन्म लिया, खाया पिया, हो गए बड़े, शादी हुई, बच्चे पैदा किए, मर गए। इसके अलावा क्या किया? बस यही करने आए थे। कोई और मर गया तो रो लिया, बस यही करने आए थे, यही एक लाइफ है। ये क्या हो गया? बीच में डिफरेंट डिफरेंट ट्यूनिंग आ जाती है ना। चलिए, तो इन ट्यूनिंग्स के फायदा नहीं होगा यार। आप लोग प्लीज, है ना, एक स्टार्टिंग करिए। स्टार्टिंग आपसे होनी चाहिए, कम से कम पॉजिटिव अप्रोच तो रखो। हो सकता है आप आज स्टार्ट ना करो, लेकिन एटलीस्ट उसको स्टार्ट करने के लिए तो आप रख सकते हो कुछ माइंड में, अप्रोच तो रख सकते हो। बाकी तो बाद की बात है ना। जो कम से कम कर रहे हैं उन लोगों को तो अप्रिशिएट कर सकते हैं। आज प्रेजेंट टाइम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको रिक्वायरमेंट है मार्केट की, तो प्रेजेंट टाइम में आप उनकी ही हेल्प कर दो यार। अब फिर पता है हम कैसे हेल्प करते हैं सर? अगर वहां पर कोई पर्सन है जो आपकी साइड में या आपके आसपास में, या फिर आपका कई बार सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलिए। हाँ नवीन, सुस्ता रहा है क्या? तो सो रहा था? अच्छा सुन रहा है क्या? चलिए भाई। तो यहाँ आपका क्या है कि इस चीज़ को समझना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका वीड की बात कर रहे थे, और वीड में भी किसकी बात कर रहे थे? फेलिस माइनर और आपका जो है मिमिक्री वीड और ऑब्जेक्शनेबल वीड। तो मैंने क्या बोला? मिमिक्री वीड वो होते हैं जिसके अंदर प्लांट आपका फील्ड में सिमिलर दिखता है। ठीक है, प्लांट क्या होता है आपका? सिमिलर होता है। लेकिन ऑब्जेक्शनेबल में आपका सीड सिमिलर होता है। क्या बोला? ऑब्जेक्शनेबल में आपका सीड जो होता है वो सिमिलर होता है। ठीक है, ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो यहां पर सीड सिमिलर होगा तो दोनों के सीड मिक्स होने के बाद उनको सेपरेट करना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। यहां पर प्लांट अगर आपका ग्रो कर रहा है तो उनको आपका सेपरेट करना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। समझ में आ रहा है? ये फील्ड कंडीशन की बात है, ये पोस्ट हार्वेस्टिंग की बात है। ठीक है, और इसीलिए यहां पर ऑब्जेक्शनल वीड जो है वो आपका क्या होता है? वीड के अंदर कॉन्वोवुलस आर्वेंसिस। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा सीड का कैरेक्टर क्या होना चाहिए। तो क्या उसके अंदर ये ऑब्जेक्शनेबल वीड या मिमिक्री वीड प्रेजेंट होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनको अगर सीड हुआ तो डेफिनेटली उनको सेपरेट करना क्या हो जाएगा?
डिफिकल्ट हो जाएगा, उनको अलग अलग करना डिफिकल्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से आपने मस्टर्ड के अंदर नाम सुना होगा आर्गेमोन मैक्सिकाना। अब आर्गेमोन मैक्सिकाना अगर ऐड हो जाता है तो उसके दो नुकसान हैं। पहला नुकसान तो ये है कि बाद में वो प्लांट के साथ ग्रो करेगा फील्ड में। दूसरा, अगर उसको हम ऑयल के लिए भी यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल उसको हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी लेके जा रहे हैं सीड को, तो भी उस केस में क्या होने वाला है, आर्गेमोन मैक्सिकाना के अंदर एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है जो कि ह्यूमन की हेल्थ के लिए क्या होता है, टॉक्सिक होता है। वो आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए दोनों ही केस में आर्गेमोन मैक्सिकाना क्या है, आपका हार्मफुल है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ऑब्जेक्शनेबल वीड बोलते हैं मस्टर्ड के अंदर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मस्टर्ड का सीड जैसे बिल्कुल छोटा छोटा होता है, बिल्कुल स्मॉल होता है, ब्लैक कलर का होता है, उसी प्रकार से उसका भी सीड बहुत ज़्यादा छोटा होता है और उसके सिमिलर में होता है, और उसको सेपरेट करना बाद में क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम पहले से ही इस चीज़ को केयर करते हैं कि वो हमारा एड ऑन ना हो। आज प्रेजेंट टाइम में पता है आपको, वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है केमिकल की फॉर्म में अगर हम बात करें। लेकिन इंडिया में हम लोग सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, है ना। इंडिया में हम लोग सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड। लेकिन वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो क्या है, आपका हर्बिसाइड। हम लोग मैनुअली वीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं और वहाँ पर वो लोग केमिकल वीडिंग के ऊपर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। इसका रीज़न बताता हूँ। एक तो सबसे पहले आपको पता है, एक अभी कॉटन की बात कर रहे हैं ना, तो कॉटन में आपने सुना होगा कि जैसे जीएम क्रॉप हम लोग इंडिया में आ चुकी है, कॉटन की ही केवल एक क्रॉप है, लेकिन कॉटन में भी सारा आपका जीएम क्रॉप अलाउड नहीं है। अभी भी हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन इंडिया में अलाउड है नहीं है। आपका जो हर्बिसाइड टॉलरेंट है जीएम क्रॉप, जो आपकी कॉटन क्रॉप है, उसको इंडिया में अलाउ नहीं किया गया है। डू यू नो, ये आपका यूएसए में हो चुका है। ये है क्या, इसका फंडा बताता हूँ। इसका फंडा ये है कि इसके ऊपर आप कोई भी केमिकल जो ब्रॉड लीफ हर्बिसाइड अगर आप अप्लाई करते हो तो उसका इसके ऊपर कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि आपके कॉटन के अंदर अगर कोई ब्रॉड लीफ आपका वीड अटैक करता है तो उस केस में हम लोग ब्रॉड लीफ हर्बिसाइड, मेनली हर्बिसाइड उसका नाम क्या है, 2,4-D, हम लोग उसको अप्लाई नहीं करवा सकते। और उसको अप्लाई अगर करवाएंगे तो हमारी कॉटन की क्रॉप भी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो इसीलिए हर्बिसाइड टॉलरेंट आपका जो है जीएम कॉटन ग्रो करवाया जा रहा है, प्रेजेंट टाइम में लाया जा रहा है। तो वो आपका जो है HTBT के नाम से आपने सुना होगा कभी, अगर सुना है तो। सुना है क्या सब लोगों ने, नहीं सुना? HTBT, जैसे बीटी कॉटन है वैसे ही आपका HTBT कॉटन भी है, हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन भी है। और ये जो बीटी कॉटन है वो आपका इंडिया में अभी तक अलाउड नहीं है, है ना। लेकिन वही बात है कि इसका भी एनवायरनमेंट का ही आपका दिया जा रहा है कि अगर हम बीटी जितने भी देखो यार, एक चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी, कोई भी चीज़ है आपका, अगर हम लोग बीटी को आपके एड ऑन करते हैं तो उससे डेफिनेटली इकोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर तो इफेक्ट पड़ता है। पंजाब में एक फार्मर है, बठिंडा साइड से है, मैं नाम भूल गया हूँ यार उसका ना, उसके यूट्यूब पे वीडियो अच्छे खासे पड़े हुए हैं, अगर आप लोग ढंग से देखोगे। वो पर्सन फील्ड में से वीड को रिमूव नहीं करता है, नेचुरल फार्मिंग करता है वो पर्सन, ऑर्गेनिक भी नहीं कर रहा है, नेचुरल कर रहा है। मैं नेचुरल क्यों बोलूँगा उस चीज़ को, पता है आप ऑर्गेनिक और नेचुरल में डिफरेंस क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में डिफरेंस क्या होता है? हाथ खड़े करो। हाँ राम कुमार जी बोलिए। राम कुमार बोलिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि नेचुरल में हम लोग नहीं डालेंगे और वो अपने आप जो है वहां पर हो जाएगा? ओके, या नवीन, नवीन भी हाथ खड़े कर रहा था, बोलिए नवीन। सेम यही है। तो इसका आप बताइए कि नेचुरल जो है उसमें हम लोग ऐड ऑन नहीं करेंगे तो फिर न्यूट्रिएंट कहाँ से आएंगे? सोइल से। तो बाकियों में कहाँ से आते हैं? प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी तो फिर आपका एक तो उसमें कुछ रिमूव नहीं करना पड़ रहा, कुछ भी आपको हाथ नहीं लगाना पड़ रहा, फिर भी आप लोग बोल रहे हो कि उसमें प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो इसका मतलब फार्मर बेवकूफ है। नहीं होगी तो फिर इसको प्रमोट क्यों किया जा रहा है? चलिए देखिए होता क्या है इसमें ना,
बहुत सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्शन में होती है, हर चीज यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन में चलती है। अगर आप लोग ढंग से देखोगे तो आपका हर चीज मोस्टली यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन में है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग नेचुरल अगर फार्मिंग की बात करते हो तो उसका मतलब क्या होता है? नेचुरल फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है जिसमें होता क्या है कि नेचर में एज इट इज प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है, जैसे वो ग्रो करते हैं वैसे ही। सीड आप लोग केवल प्लेस कर देते हो, लेकिन उसके बाद वहां से ना तो वीड को रिमूव करते हो, ना ही उसके अंदर कोई और आपकी प्रैक्टिस की जाती है, केवल आप क्रॉप को क्या करते हो, हार्वेस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जंगल में गए, जंगल में एक शहद पूरा का पूरा लगा हुआ था, आपने क्या कर लिया, उसको तोड़ लिया और ले आए घर पे। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल आप जंगल में गए, जंगल में आपने देखा कि पेड़ पर आम लगे हुए थे, पेड़ पर एप्पल लगे हुए थे, आप लोग तोड़कर ले आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हाइकिंग के लिए जाते हैं, तो वो हाइकिंग के लिए देखा होगा, मोस्टली गए हो कभी? अबे कभी गए होंगे इधर हिमाचल वगैरह कभी और की साइड, अगर कोई लोग गए हो तो डेफिनेटली आप लोगों ने नॉर्मली जंगल में कुछ पेड़ देखे होंगे फ्रूट के, उनको आपने खाया होगा, ठीक है। अगर आप नहीं गए हो तो कभी इस चीज़ को एंजॉय करके देखना, बहुत 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 मज़ा आता है उस चीज़ का। लेकिन ध्यान रखना कि उस चीज़ में थोड़ा सा केयर करना पड़ता है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। कई बार प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी वहाँ पर बहुत होती हैं, फिर पिटते बहुत हो, भागना पड़ता है फिर वहाँ पे, ठीक है। कैसे कर रहा है, जैसे पिटाई हुआ है। तो नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है, एज इट इज ग्रो करवाया जाता है वाइल्ड फॉर्म में, लेकिन यहां पर प्रोडक्शन के लिए आपका न्यूट्रिएंट कहां से आते हैं? तो फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं ना कि प्लांट का रेजिड्यू ही वहां पर सोइल में मिक्स होने के बाद वो क्या करेगा, आपका एज इट इज आपको क्या प्रोवाइड करवाएगा, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाएगा। वहाँ पर आपका जब वेरिएबिलिटीज ज़्यादा होती हैं तो उसकी वजह से न्यूट्रिएंट का लॉस बहुत कम होता है। हम लोग जब मोनोक्रॉपिंग करते हैं तभी न्यूट्रिएंट का क्या होता है, आपका लॉस होता है। लेकिन वहाँ पर तो अलग अलग प्रकार की क्रॉप है ना, वहाँ पर तो आपकी कुछ क्रॉप ऐसी भी होंगी जो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करेगा, तो डेफिनेटली वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम आपकी नहीं आने वाली। इसलिए यहाँ पर आपका नेचुरल फार्मिंग बेटर है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप लोग क्या करते हो, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में आउटसाइड से फार्मयार्ड मैन्योर या फिर आपके जो यहाँ पर बायोकेमिकल्स जिसको आप लोग बोलते हो, नेचुरल पेस्टिसाइड्स जिनको आप लोग बोलते हो, जैसे कि नीम ऑयल है, वो आप लोग यूज़ करते हो। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेचर की एज इट इज फॉर्म के अंदर उसको हम ग्रो करवाते हैं, केवल सीड की ग्रोइंग करते हैं और क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, वही हमारा क्या है, नेचुरल फार्मिंग है। चलिए अब हम बात कर रहे थे कि हमारा जो बीटी कॉटन था उसके रिस्पेक्ट में आपका यहाँ पर हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन क्यों नहीं ग्रो करवाया जा रहा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो हमारा डाइवर्सिटी को क्या करेगा, लॉस करेगा। अब सेकंड पॉइंट एक और आता है, ऐसा ही इस केस के अंदर एक चीज और देखने को मिलती है कि आपका जो ब्रिंजल है या फिर बाकी जो क्रॉप है वो भी क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, तो उसका भी यही रीजन है कि वो हमारी बायोडाइवर्सिटी को क्या करेगी, लॉस करेगी। जैसा कि अब इनके ऊपर क्यों इतना ध्यान दिया जा रहा है, इसका रीजन बताता हूं। जैसे आप लोगों को, हम लोग मिल्क की बात करते हैं, कल अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, कल एक क्रिएट किया था, तो उसमें एक मैंने पॉइंट डिस्कस किया था कि आपकी जो गाय होती है ना, जैसे देसी गाय है और एक्जोटिक गाय है, उन दोनों के अंदर मिल्क होता है, मिल्क का टाइप होता है, एक A1 होता है और एक A2 होता है, जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन का पार्ट रहा था, है ना। 2000 मतलब 13-14 की बात है, तब ये काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद आपका जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने तो पूरा का पूरा फोकस ही कर लिया था कि हमारी जो है देसी नस्ल की गाय हैं जो बहुत बढ़िया हैं, और हिंदू धर्म की तरफ इन्होंने काफ़ी इस चीज़ को फोकस किया था। लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारा A1 और A2 मिल्क होता है ना, इन दोनों मिल्क में मेन डिफरेंस क्या होता है, इसके अंदर में मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा इसका कंपाउंड होता है, जो इसका प्रोटीन कंपाउंड होता है, ठीक है। आप लोग सब जानते हैं कि इसके अंदर मिल्क में प्रोटीन कौन सा होता है, कैसीन। मेनली क्या होता है, कैसीन। देखो दो प्रकार के होते हैं, 80% उसमें क्या होता है आपका कैसीन, और 80% कैसीन में भी आपका बीटा कैसीन जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बीटा कैसीन का आपका जो पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं BCM7, ये एक बेस पार्टिकल है, 7 बेस पार्टिकल है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, BCM, ठीक है। तो ये जो BCM पार्ट होता है, जब ये मिल्क आपका बॉडी के अंदर जाता है तो उस टाइम पर A1 के अंदर ये BCM जो पार्टिकल है वो अलग हो जाता है, BCM जो पार्टिकल है वो क्या हो जाता है,
अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस कर देता है, और यही हमारा डेविल के नाम से जाना जाता है A1 के अंदर, A1 मिल्क के अंदर। लेकिन A2 में ये हमारा सेपरेट नहीं होता और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका A1 और A2 में डिफरेंस है। एक्जोटिक काउ में ये A1 प्रेजेंट होता है मिल्क, और हमारी जो इंडियन काउ है उसके अंदर आपका A2 मिल्क प्रेजेंट होता है। यहां पर ये करता क्या है, तो ये बॉडी के अंदर आपने देखो आर्टरीज के बारे में सुना होगा। आर्टरीज क्या करती है, ब्लड को कैरी करती है, सुना होगा ये तो आपने। तो जो आर्टरीज हैं उनके अंदर स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है, और वो आपका स्वेल होने की वजह से अंदर से उनकी जो ब्लड की जो मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, और जिसकी वजह से आप लोग कई बार आर्टरीज ब्लॉकेज जिसको आप लोग बोलते हो, तो वो आपका हो जाता है। सेकंड, आपने कुछ बच्चों को देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चे ना नॉर्मल, देखो नॉर्मली आपके बच्चे हंसते हैं वो अलग चीज है, लेकिन कई बार एक एबनॉर्मलिटीज आपने फील की होगी ना, कुछ बच्चे ऐसे ऐसे प्रकार से तालियां सी बजाते रहते हैं। कई बार आपने किसी है ना आपके आस पड़ोस में या फिर कहीं गाँव में इस चीज को ऑब्जर्वेशन किया होगा कि बच्चे ना इस प्रकार से तालियां सी बजाते रहते हैं, और है ना एक अजीब सा उनके फेस पे लगातार स्माइल या फिर है ना कुछ ऐसा रहता है। तो वो क्यों होता है, वो एक डिजीज है जिसको हम लोग बोलते हैं अटाविज्म। तो ये मेनली जो ये मिल्क है वो किसके ऊपर अटैक कर रहा है, चाइल्ड, बच्चों के ऊपर अटैक करता है, उसके ऊपर ज़्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट देखा जाता है। क्योंकि मैं आपका एक मैच्योर या यंग पर्सन है वो भी फिर भी उसको डाइजेस्ट कर जाएगा, लेकिन ये इस बीसीएम पार्टिकल को बच्चे जो हैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और बॉडी के अंदर वो क्या करता है, ये मेटाबॉलिक चेंजेस करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपका कोरोनरी जो आपके हार्ट डिजीज प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, या फिर आपका अटाविज्म है, ये ऐसे डिजीज जो है बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, और इसीलिए इनको क्या किया गया अलग। अब क्वेश्चन ये है कि सर तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने आपका जब ऑपरेशन फ्लड आया या फिर आपका यहाँ पर वाइट रेवोल्यूशन आया तो उसको इतना बढ़ावा क्यों दिया, उस टाइम जो है इन्होंने होल्स्टीन फ्रीजियन को इंडिया में लेके आने का काम क्यों किया गया? क्योंकि ये वर्ल्ड के अंदर आपका 2009 के बाद, 2009 में एक थ्योरी दी गई थी, उस थ्योरी के बाद ये आपका एग्जिस्टेंस में आया था कि ऐसा भी A1 और A2 मिल्क में क्या होता है, डिफरेंस होता है। और उससे पहले तो इंडिया बहुत ज़्यादा क्या कर चुका था, इंडिया में आपका HF को इंपोर्ट करवा चुका था, क्रॉस ब्रीड को प्रमोट करवा चुका था। अब ऐसा तो नहीं किया जा सकता ना कि उनको एकदम से मरवा दो, खत्म कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर आपका धीरे धीरे इस चीज़ को चेंज किया जा सकता है। आज प्रेजेंट टाइम में हमारी जो गिर गाय है, आप सब लोग जानते हो अच्छे से, गुजरात से है, इंडिया से आपकी प्रोमिनेंट है, लेकिन फिर भी हम लोग नीदरलैंड से इसका जो जीन है, सॉरी इसका जो स्पर्म है या इसका जो सीमन है वो हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? यहीं से तो गई थी ना, वो ओरिजिन तो उसका यही है ना, फिर भी हम लोग वहां से इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन लोगों ने इसका प्रिजर्वेशन का काम किया, उन लोगों ने इसके ऊपर वर्क किया, बचाने का काम किया। 2009 में एग्जिस्टेंस होने के बावजूद भी हम लोगों ने उसके फोकस नहीं किया। आज प्रेजेंट टाइम में हम लोग बोल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर हार्ट डिजीज इसकी वजह से हो रहा है, हर डायबिटीज इसकी वजह से हो रही है, हर अटाविज्म इसकी वजह से हो रहा है, लेकिन उनके अंदर उनके रीजन का मेन रीजन में से एक रीजन ये भी आपका है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? तो ये चीज है। इसीलिए आपके ये जितने भी चेंजेस हैं, चाहे सीड में चेंजेस है, चाहे आपका फूड में चेंजेस है, चाहे आपके मिल्क में चेंजेस है, किसी भी आप जो कंज्यूम कर रहे हो उसमें अगर कोई चेंजेस है तो वो आने वाली जनरेशन्स के ऊपर भी क्या करता है, आपका एक नेगेटिव इफेक्ट करता है। और इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का या फिर नेचुरल फार्मिंग का आने वाला टाइम है, उसके फूड प्रोडक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने वाली है। समझ में आया या नहीं आया? यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो इन चीज़ों को इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। तो एक चीज़ के साथ ये नहीं कि आप लोग एक चीज़ के ऊपर फोकस करके बैठ जाओ कि ये चीज़ याद हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आप उनको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि होता क्या है, कहानी क्या होती है। ठीक है, ये होता है बीटा कैसोमॉर्फिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहाँ पर सीड के बारे में। तो सीड के करेक्टर की बात कर रहे थे। तो सीड में करेक्टर हमारा सबसे पहले क्या था, उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी जेनेटिक प्योरिटी प्योर होनी चाहिए, उसका फिजिकल प्योरिटी होना चाहिए, उसके अंदर ऑब्जेक्शनेबल डिजीज, ऑब्जेक्शनेबल वीड, ये दोनों ही सीड प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। उसके बाद सीड आपका फिजिकल साउंड उसका बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, वो कई बार आपने सुना होगा थोथा चना बाजे घना, है ना, यानी कि सीड जो होता है वो अगर अंदर से खाली हो जाएगा तो उसकी साउंड क्या हो जाएगी,
बढ़ जाएगी। और इसीलिए बोलते हैं उसकी साउंड जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अब साउंड का मतलब ये थोड़ा ना है कि बीज कभी गीत गा गा के बताता है आपको। साउंड का मतलब क्या होता है, जब उसको आप बजाते हो, जब उसको आप बजाने का मतलब भी ये नहीं कि थोड़ा ले लेके देख रहे हो, बजाने का मतलब भी क्या होता है, जब आप नॉर्मली उसकी जब ये करते हो तो वो आपका एक साउंड प्रॉपर आता है ना, तो वो उसमें होना चाहिए। उसका वेट आप लोग बोलते हो कि सर टेस्ट वेट होता है आपका, 1000 सीड का जो वेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट वेट बोलते हैं। लेकिन 100 सीड का जो वेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोला आपका, 1000 जो सीड होते हैं उनका वेट हमारा क्या कहलाएगा, टेस्ट वेट कहलाएगा। लेकिन 100 सीड का जो वेट होगा वो हमारा क्या होगा, सीड इंडेक्स होगा। उसके बाद में बोला जाता है कि सीड जो है वो डोरमेंट नहीं होना चाहिए, सीड आउट ऑफ डोरमेंसी होना चाहिए। नेक्स्ट है कि सीड जो है वो वायबल होना चाहिए। देखो ये वर्ड जो वायबल है इसका मतलब होता है कि सीड आपका क्या होना चाहिए, लाइव होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए। सीड आपका विगर होना चाहिए। विगर का मतलब क्या होता है कि सीड जो है वो जेनेटिकली प्योर होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, जेनेटिकली प्योर होना चाहिए। उसके अंदर क्वालिटी जो रिक्वायर्ड है वो आपका लॉन्ग लाइव होना चाहिए। उसके अंदर जेनेटिक प्योरिटी प्रॉपर होनी चाहिए। वो हमारा क्या होता है, विगरनेस होता है, हेल्दी होना चाहिए। ये हमारी सीड के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जो है सीड को जो प्रोडक्शन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड टेक्नोलॉजी। जिस टेक्नोलॉजी से हम लोग सीड को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड टेक्नोलॉजी। अब सीड टेक्नोलॉजी के टाइम पर देखो, सबसे पहले तो जब सीड प्लॉट टेक्निक वगैरह जो आपको स्टैटिस्टिक्स में हम लोग बोलते हैं आरबीडी, है ना, जो आपका रैंडमडाइज्ड ब्लॉक डिजाइन या फिर आपका सीबीडी है ना, इन सीआरडी सॉरी है ना, तो इनके बारे में जब डिस्कशन करते हैं तो वो आपका स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है और उसको ब्रीडिंग ही यूज़ करते हैं। लेकिन नॉर्मल भाषा में बोलना है कि फॉर एग्जांपल, अब तुम एक बात बताओ, अगर कोरोना का मरीज है और वो तुम्हारे बीच में बैठा हुआ है, क्या तुम कोशिश करोगे कि उसके पास में बैठो? तुम ज्यादातर क्या करोगे, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करोगे। कोई भी फॉर एग्जांपल, चलो कोरोना तो हम लोग मतलब पता नहीं देखा है, अभी तक हमने देखा ही नहीं कि होता कैसा है, तो डेफिनेटली हम लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन जिस डिजीज को हम लोग देख चुके हैं, फॉर एग्जांपल टीबी के बारे में हम सब लोग जानते हैं ना, कि हमें पता चल जाए कि कोई पर्सन है और वो टीबी का मरीज है। टीबी छोड़ो, कई लोगों को खुजली की प्रॉब्लम होती है, अगर तुम्हें पता चल जाए कि उसको है, क्या तुम 2 मिनट भी उसके पास बैठने वाले हो? है ना, कोशिश क्या करोगे? कोई बात नहीं भाई, है ना। वो अगर तुम्हें आके बोले कि हाथ मिलाए, तुम बोलोगे मेरे हाथ गंदे हैं ना, मैं धो के आता हूँ, अभी कोशिश कर रहा हूँ कुछ और, है ना। ट्राई क्या करोगे? क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि वो आपका, है ना, एक कोशिश यही है कि उससे बचा जाए। वही बात है, आपका एक क्रॉप है, आपको नहीं पता कि उस क्रॉप में डिजीज है या नहीं है, आपका सीड है, आपका कोई वीड है या नहीं है, लेकिन आप कोशिश करोगे कि आप जो सीड प्रोडक्शन कर रहे हो जिस फील्ड में, उससे वैसी क्रॉप बहुत दूर तक होनी चाहिए। और उसी सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करने को हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोलेशन डिस्टेंस। क्या बोलते हैं आपका, आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस अलग अलग क्रॉप का अलग अलग होता है। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस कम रहते हैं, इसलिए उनके बीच में डिस्टेंस क्या होती है आपकी, कम होती है। लेकिन ओपन क्रॉस में आपके क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस क्या रहते हैं, थोड़े से ज्यादा रहते हैं, तो उसमें डिस्टेंस थोड़ी सी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में सबसे ज्यादा डिस्टेंस को मेंटेन रखना पड़ता है, और इसीलिए आपका आइसोलेशन डिस्टेंस उसमें क्या होता है, आपका ज्यादा होता है। चलिए, तो ये हमारा क्या हुआ। अब हम बातें हैं कि हमारी सीड टेक्नोलॉजी करती क्या है और कैसे हमें करना चाहिए। तो सीड टेक्नोलॉजी का मेन काम क्या होता है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि सीड प्रोडक्शन किया जाए। क्या किया जाए, सीड प्रोडक्शन। अब सीड प्रोडक्शन करने के बाद सबसे पहले इंपॉर्टेंस है कि सीड जो है वो प्योर होना चाहिए, सीड के अंदर क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। सेकंड है, सीड की टाइमली सप्लाई होनी चाहिए। टाइमली सप्लाई का मतलब है, आज तुम्हें रिक्वायरमेंट है सीड को अप्लाई करने के लिए, ग्रो करवाने के लिए, लेकिन सीड तुम्हारे पास आ रहा है 5 दिन के बाद, क्या कोई फायदा होगा? नहीं। तो आपका सीड का क्या होना चाहिए, टाइमली सप्लाई होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है कि सीड का टाइमली सप्लाई के साथ साथ एक चीज और भी जरूरी है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका, कि सीड जो है वो टाइम पर सप्लाई होने के साथ साथ
इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ फार्मर क्या करते हैं, बेचारों को उनको सीड मिल ही नहीं पाता, वो बहुत मुश्किल से सीड को कहीं से लेकर आते हैं। तो यानी कि गवर्नमेंट रिसोर्स से सीड को अवेलेबल होना चाहिए। प्राइवेट में जब सीड आ जाता है तो उसका जो ब्लैक मार्केटिंग होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि 1000 का सीड है लेकिन वो भी आपका 2000 का मिल रहा है। ऐसा कभी आपने फील किया है, ऑब्जर्व किया होगा? कॉटन के केस में हुआ था। अगर आप लोग 2017 या नहीं 2015 या 17 की, हाँ 15 की बात है, जो वाइट फ्लाई आई थी उसके नेक्स्ट ईयर की बात है। तो आपका एक वेराइटी थी 7172, इसका ब्लैक मार्केटिंग इतना हुआ था, हद से ज़्यादा हुआ था। ठीक है, 500 का सीड का अगर पैकेट था वो भी 1000 का मिल रहा था, 1000 का पैकेट था तो आपका 2000 का मिल रहा था। इतनी ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि इसका इससे पहले साल प्रोडक्शन जो हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था। और हमारे इंडियन फार्मर की ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग जब देख लेते हैं ना कि ये चीज़ ऐसे होने वाली है। फॉर एग्जांपल इस बार कॉटन का प्राइस बहुत अच्छा गया था, और कॉटन का प्राइस अच्छा होने की वजह से इंडियन फार्मर ने सब कुछ छोड़ दिया, केवल कॉटन को ग्रो करवाना स्टार्ट कर दिया। खासकर पंजाब और हरियाणा में कॉटन का एरिया जो इंक्रीज हुआ है इस बार, इसकी वजह से नहीं हुआ कि भगवंत मान और मनोहर लाल खट्टर जो है 7000 रुपये दे रहे हैं, 1500 रुपये दे रहे हैं। ना 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 ना, उनको पता है कि इस बार जो मार्केट में 10-10 हजार रुपये, 12-12 हजार रुपये क्विंटल आपका कॉटन का सेलिंग हुआ है। तो वो सोचते हैं कि अगले साल भी यही होगा, लेकिन जब आप खुद सोच के देखिए मार्केट में प्राइस किसी चीज़ का कब इंक्रीज होता है, जब उसकी सप्लाई क्या होती है, कम होती है, लेकिन डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस बार हम जब प्रोडक्शन सभी लोग एक साथ में कर लेंगे तो उसकी डिमांड को हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। सप्लाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रही है कोई चीज़? ग्वार याद है, क्लस्टर बीन 30-30 हजार रुपये प्राइस इंक्रीज हुआ था। लोगों के आज भी घर के अंदर ग्वार बंद पड़ा है, वो सोच रहे हैं कि कब इसका प्राइस इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है? हाँ, राजस्थान वाले हंस रहे हैं, इनको मेरे को पता है ना, इन्होंने तो जुम्मा पैकेट करके रखा हुआ है। हमारे रिश्तेदार हैं कोई, चिंता मत करो, मैं जानता हूँ अच्छे से। ठीक है, आज भी उनके घर में बंद है। जब 30 हजार आया उनको बोला था बहुत सारे लोगों ने बेच दो, ना 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 ना। आज एक तो मर गया उनमें से अटैक की वजह से, क्योंकि प्राइस 5000 आ गया था। ठीक है, अब बाकी पता नहीं कब जाएंगे। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली हम लोग लालच करते हैं ना कि इसका 30,000 आया तो डेफिनेटली लाख भी जाएगा। ऐसा नहीं है ना, कोई भी चीज होती है उसकी एक लिमिट होती है, लिमिट से ज्यादा अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली, अब प्रोडक्शन हम लोग कॉटन का इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी हमारा क्या होने वाला है, टाइम से जाने वाला है। तो उस चीज को हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात के ऊपर आते हैं कि हमारा जो सीड प्रोडक्शन है तो उसकी एक तो रैपिड सप्लाई हो, रैपिड आपका प्रोडक्शन होना चाहिए, टाइम पर सप्लाई होना चाहिए, और इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और चीप प्राइस पर अवेलेबल होना चाहिए, कम प्राइस, क्योंकि फार्मर के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ज़्यादा प्राइस पर सीड को परचेज कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर सीड के रिलेटेड एजेंसीज कौन कौन सी हैं। तो वर्ल्ड में जो आपका है ISTA, सुना है इसके बारे में? क्या है? इंटरनेशनल सीड, आगे है टेस्टिंग एजेंसी, कहाँ है ये? इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन कहाँ है? टेस्टिंग एजेंसी एजेंसी इसी के अंडर में वर्क कर रही है, मेन एसोसिएशन है भाई। हाँ, एसोसिएशन के बिना कोई वर्क नहीं कर रहा है, यही तो है जो कंट्रोल कर रही है सीड मार्केट को वर्ल्ड में। ठीक है, जितना भी क्वारंटाइन आपका है या फिर आपका रूल जो है आपके सीड के रिलेटेड, वो कौन क्रिएट कर रहे हैं? ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। आज इंटरनेशनल मार्केट में जो आप लोग ऑरेंज लेवल, ग्रीन लेवल जो सीड पढ़ते हो वो इसी के अंडर में आते हैं। सुने उनके बारे में? पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन इतना समझ में आया पहले बताओ, है ना? तो ये क्या है आपका ISTA, रोम इटली में इसका क्या है आपका हेडक्वार्टर है। कहाँ है आपका? रोम इटली में है। अबे सुन गया? कहाँ पे हेडक्वार्टर? कहाँ है? हाँ बोल। हाँ भाई कहाँ है? ऑनलाइन वालों? हाँ, रोम इटली, शुक्र है। अब बात करते हैं यहां पर कि आपका इंडिया के अंदर, इंडिया में एजेंसी कौन कौन सी है? NSE है और SSCA है। अच्छा, NSE, SSC और SSCA और सेंट्रल सीड कमेटी, सेंट्रल सीड कमेटी का भी पढ़कर आना है भाई आपको पूरा का पूरा, इन तीनों का। अब NSE और SSCA का तो बहुत सारे बार लिखा जा चुका है,
तो मुझे सेंट्रल सीड कमेटी और स्टेट सीड कमेटी का भी पूरा का पूरा रिपोर्ट चाहिए कि ये करते क्या हैं और किस प्रकार से जो है आपका इसका रूल एंड रेगुलेशन ये लोग मैनेज कर रहे हैं। तो सेंट्रल आपका सीड कमेटी और स्टेट सीड कमेटी, इन दोनों का ऑनलाइन वाले मुझे भेजेंगे लिखकर, और नहीं भेजा तो कल क्लास से पक्का बाहर करूंगा, फिर सीड टेक्नोलॉजी स्टार्ट करूंगा और तुम्हारा आते ही कॉपी में लिखा हुआ देखूंगा। अगर नहीं हुआ तो क्लास तुम लगाओगे, डेफिनेटली लगाओगे, लेकिन मुर्गे बनकर लगाओगे तुम लोग। हाँ, और लड़कियां तुम भाई पीछे हम कर हैं, हाँ कुर्सी के ऊपर खड़े करके हाथ ऊपर, हाँ ये बात भी ठीक है, धूप में खड़े होगे ना, हाँ कह रहा हो बहुत बढ़िया, वरना विटामिन डी पूरा दे देंगे आपको। ठीक है चलिए। हाँ कौन सा? स्विट्जरलैंड में रहे तो तुम बोलो ना, ये बात है, मेरे तो दिमाग में यही आ रहा था रोम इटली, तो तुम बोल तो ले कम से कम। आईएसटी कहाँ है हेडक्वार्टर? स्विट्जरलैंड में है या आपका रोम इटली में? चेक कर लेना भाई, लिख लो इसको भी, ठीक है। हाँ तो बस वो जो भी है ना वो वहीं पे ही है आपका, एक बार देख लेना जो दिया हुआ है उसको एक बार चेक कर लेना कि कहाँ है इसका हेडक्वार्टर। ये ना तो इंडिया में तो है नहीं, अब इंडिया के बाहर है तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी देखने की, ठीक है। हो सकता है गलत, मैं इसमें देखो अपना, मेरे माइंड में यही आ रहा है कि रोम इटली, ठीक है। हैं अभी देख यार मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे जो माइंड में अभी भी बैठा हुआ है मेरे को अभी भी रोम इटली लग रहा है। अब मैं उसके बारे में तब देखूंगा जब देख लूंगा एक बार, है ना, तो याद नहीं है मेरे को, लेकिन एक बार देख लेना कि हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। इसके बाद इनका जो ऑरेंज ब्लू और ग्रीन लेवल के जो सर्टिफिकेट है उनको भी लिख कर लेके आना कि वो क्या किसके लिए दे रहे हैं। जो आपके सर्टिफाइड सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं इनके द्वारा, वो ग्रीन ऑरेंज और ब्लू लेवल के किए जाते हैं, वो किस किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, तो वो भी आप लोग उसको लिख लेना, ठीक है। सॉरी ऑरेंज ग्रीन और ब्लू होते हैं आई थिंक सो, नहीं अबे वो अलग है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी क्लासेस है वो सीड की, सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड, ब्रीडर सीड, है ना, ये आईएसटी के वो हैं। तो वाइट नहीं है उसमें, उसमें वाइट है ही नहीं, ठीक है। उसमें आपका केवल ऑरेंज ब्लू और ग्रीन तीन ही है, ठीक है। तीनों को देखना पड़ेगा किस किस का है, सैंपल कहाँ से लेते हैं और उसके अंदर आपका टेस्टिंग कहाँ की जाती है, ठीक है। या तो सेम सेंटर में करेंगे या आपका अलग सेंटर में करेंगे, या सेम कंट्री में करेंगे या अलग कंट्री में करेंगे, ठीक है। तो वो एक बार आप लोग देख लेना कि कैसे कौन कहाँ किया जाता है, तो आप लोग पढ़कर आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने सीड का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट आपके जो कुछ टर्मिनोलॉजी है उनको हम लोग जानते हैं, जैसे आपका विगरनेस। विगरनेस जो होता है वो हमारा क्या होता है, जेनेटिक प्योरिटी होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा जेनेटिक प्योरिटी को मेजर करने के लिए हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो कौन सा करते हैं, ग्रो आउट टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं, आपका ग्रो आउट टेस्ट। उसी प्रकार से आपका जो सीड है उसकी वायबिलिटी को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, आपका यहाँ पर टेट्राजोलियम टेस्ट। कौन सा, टेट्राजोलियम टेस्ट। टेट्राजोलियम टेस्ट में क्या होता है कि सीड को आपका डिप किया जाता है किसके अंदर, टेट्राजोलियम क्लोराइड सॉल्यूशन में। अगर वो सीड का कलर जो एंडोस्पर्म का कलर है वो अगर पिंकिश या पिंकिश रेड कलर हो जाता है तो वो आपका सीड वायबल माना जाता है, अदरवाइज वो सीड क्या माना जाता है, आपका मतलब मुर्दा माना जाता है, डेड माना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम करें तो यहाँ पर आपका डोरमेंट होता है। कि डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, डोरमेंसी का मतलब होता है कि सीड जिंदा तो है लेकिन अभी क्या है, इनएक्टिव स्टेज में है। क्या है आपका, इनएक्टिव। फॉर एग्जांपल एक पर्सन कोमा में चला जाता है तो वो जिंदा तो होता है लेकिन वो क्या है, आपका इनएक्टिव है, वो कुछ परफॉर्म नहीं कर सकता है ना, ना वो चल सकता है ना वो घूम सकता है, वो केवल क्या है, आपका इनएक्टिव स्टेज में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोमा। उसी प्रकार से सीड का जब कोमा में चला जाता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डोरमेंसी, ठीक है। वो कोमा में किसकी वजह से जाता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हो सकता है कोई रीजन हो सकता है ना आपका, फॉर एग्जांपल कोई आपने फूड ऐसा खा लिया जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कैस्टर है तो कैस्टर आपका डायरेक्टली किसके ऊपर अटैक करता है, न्यूरो आपका जो क्या कहते हैं उसको, जो भी है ना आपका मतलब माइंड के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। माइंड के ऊपर अटैक करेगा तो डेफिनेटली उससे क्या हो जाएगा, आपका बॉडी जो है इनएक्टिव होने के चांसेस हो सकते हैं। वैसे ही आपका कोई और फूड खाने से या फिर कोई आपका अनहेल्दी कुछ और खाने से, है ना, या फिर कोई एनवायरमेंटल चेंज की वजह से हो सकता है आपको क्या हो जाए,
कोमा में चले जाएं, तो उस केस में आप लोग क्या हो जाओगे, इनएक्टिव हो जाओगे। ठीक है, उसी प्रकार से सीड का भी क्या होता है, अगर कोई कंडीशन ऐसी बन जाए जैसे एनवायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, है ना, कई बार आपका उसको जिबरेलिन हार्मोन अगर नहीं मिला तो वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, या फिर उसको वाटर नहीं मिला तो वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, टेम्परेचर प्रॉपर नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, किसी को लाइट की रिक्वायरमेंट है, लाइट नहीं मिले तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर देंगे तो डोरमेंसी को हम लोग क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। यही तो होता है डोरमेंसी ब्रेक, है ना। तो डोरमेंसी ब्रेक में आप लोग क्या पढ़ते हो कि उसकी इनएक्टिव, जो आपकी इनएक्टिवनेस है, जो डोरमेंसी है, उसको हम लोग क्या करें, ब्रेक डाउन करें। वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका जो है डोरमेंसी ब्रेक डाउन हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग आप यहां पर क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो भी पॉइंट होंगे वो हम लोग वन बाय वन इनके अंदर कोशिश करेंगे कि इनको देख सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। तो पहले तो आप लोग इनको क्या करके आना, एनएससी, एसएससी, इनके बारे में थोड़ा सा देख कर आना। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो सीड की क्लासेस है, जैसे हम लोग बात करते हैं फाउंडेशन सीड क्या होता है, सर्टिफाइड क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका ऑर्थोडॉक्स और रिकल्सिटेंट सीड है, उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम सोइंग मेथड को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमारा सीड क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, तो सीड आपका कुछ ऐसा था जिसके बारे में मेजरली जो पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो वो आप लोग अच्छे से पढ़कर आ जाना। और ये हमारा जो आज का लेक्चर था वो यहीं पर, लेकिन अगले लेक्चर के अंदर उन चीज़ों को आप पढ़ने के लिए अच्छे से कवर करके आइए।